आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं पतरस बुखारी की कहानी, मैं एक पति हूं। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक पति हूं, नेक और फरमा बरदार। अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी जिंदगी की हर एक बात से आगाह रखना जिंदगी का उसूल समझता हूं। यानी मैं उससे कुछ छुपाता नहीं हूं और हमेशा से मैं इस पर पक्का भी रहा हूं। खुदा मुझे सलामत रखे। मेरी बीवी रोशन आरा मेरे दोस्तों की तमाम हरकतों को अच्छी तरह जानती है और इसीलिए मेरे दोस्त जितना मुझको पसंद है उतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे यार दोस्तों की जिन अदाओं ने मुझे बड़ा इंप्रेस कर रखा है, उन्हें मेरी बीवी कहती है कि वो आदतें एक शरीफ इंसान के लिए जिल्लत की वजह होनी चाहिए। आप कहीं ये ना समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका जिक्र किसी शरीफ महफिल में नहीं किया जा सकता। कुछ अपने हुनर के चलते और कुछ मेरी सोहबत के बदौलत सब के सब बड़े सफेद पोश लोग हैं। लेकिन इस बात का क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन चैन में इस कदर खलल डालती है कि क्या बताऊं। मसलन मिर्जा साहब को ले लीजिए। अच्छे खासे भले आदमी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक बड़े ओहदे पर हैं और शक्ल सूरत माशाल्लाह ऐसी पाकीज़ा पाई है कि लगता है अभी मस्जिद में इमाम की जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाने लगेंगे। जुआ वो नहीं खेलते, गिल्ली डंडे का शौक उनको नहीं है, जेब कतरते हुए कोई पकड़े नहीं गई। हाँ, कबूतर पाल रखे हैं और उन्हीं से जी बहलाते। अब ये तो कोई बुरी बात नहीं है ना। अब छत पे खड़े होकर चिल्लाना ही तो होता है, आओ आओ अप ओए ओए। अब मोहल्ले की औरतों को और कोई वक्त नहीं मिलता क्या सूखे कपड़ों को छत पे डालने के लिए? ये क्यों कहा जाए कि मिर्जा उन्हें देख के जोर जोर से चिल्लाते हैं कि ओए आ जाओ ओए। ये सब बेकार की झूठी बातें। अच्छा, हमारी बीवी रोशन आरा कुछ इस नाजुक मिजाज हैं कि मोहल्ले का कोई बदमाश भी जुए में अगर पकड़ लिया जाए और पुलिस उसका कॉलर घसीटते हुए थाने में ले जाए तो ये शाम को उस जुआरी की माँ के पास मातम पुरसी के लिए चली जाती हैं। अरे बहन, खुदा पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा, रो मत, लो बिस्कुट खाओ। उनका दिल इतना नाजुक है कि कोई जेब कतरा पकड़ा जाए और पब्लिक मिलकर उसकी कुटाई कर रही हो तो ये उसे देख के आंसू बहाने लगती। यानी इतना नाजुक दिल है इनका, मगर दूसरे लोगों के लिए ये नाजुक दिल मेरे दोस्तों के लिए सख्त बन जाता है, एकदम पत्थर की तरह। मिर्जा साहब, मेरे दोस्त वही कबूतर वाले जिनको शहर भर मिर्जा साहब कहता रहता है, हमारे घर में उनको कबूतरबाज के नाम से बुलाया जाता है। इधर मैं दफ्तर के बाद बाहर निकला, बस पीछे से आवाज आई, अरे कहाँ चले? हाँ, मैं सब समझ रही हूँ, उसी कबूतरबाज के पास जा रहे होगे हंसी ठिठोली करने। अरे उम्र हो गई है, लेकिन ये लफंदरबाजी बंद नहीं हो रही तुम लोगों की। और तुम ना करने लगना कबूतरबाजी की छिछोरों की तरह छत पे खड़े होकर औरतों को देखकर ओए ओए चिल्लाने लगो। अरे मैंने कहा क्या बात कर रही हो भाई, दफ्तर से लौटा हूँ, थोड़ा पल दो पल दोस्तों की खैर खैरियत लेकर आता हूँ। और मैं कौन सा कबूतर? वाह भाई वाह, सुबह शाम दोनों टाइम खैरियत ली जा रही, जैसे दोस्त ना हो गए कोई बुजुर्गाने दीन हो गए। रोशन आरा को पता नहीं क्यों ये लगता है कि मैं भी मिर्जा साहब की तरह कबूतर लड़ाने का शौकीन होता जा रहा हूँ, जबकि खुदा कसम ऐसा नहीं है। मैं कभी भूले से भी आसमान की तरफ नजर उठाकर किसी चील, कौवे, गिद्ध को भी देख लेता हूँ तो रोशन आरा को शक होने लगता है कि देखो देखो, ये देखो ऊपर देख रहे हैं, देखो ये कबूतरबाज बन जाएंगे, मैं बता रही हूँ। और बस यहीं से मिर्जा का जिक्र शुरू हो जाता है। हाँ, बन जाओ उसी लफंगे मिर्जा की तरह कबूतरबाज। वो छिछोरा आदमी, उसकी तो नजर से ही कोफ्त होती है, मुझे अल्लाह वाला बनता है बहुत, सब पता है, बदनजर कहीं का। आपके भी ऐसे दो चार दोस्त होंगे जिनके नाम से आपकी बीवी भी हत्थे से उखड़ जाती होगी। बस समझ लीजिए मिर्जा मेरे वही दोस्त थे। तो खैर एक दिन हुआ यूं कि मैंने पक्का इरादा कर लिया कि जब बखेड़ा सारा मिर्जा के नाम से ही है तो चलो दूरी बना लेते हैं इनसे। ऐसे कौन से हीरे लगे मिर्जा में। बस इरादा कर लिया कि अब नहीं मिलूंगा तो नहीं मिलूंगा, कभी पास भी फटकने नहीं जाऊंगा। आखिर घर सबसे इंपॉर्टेंट है और मियाँ बीवी के आपसी रिश्ते खुलूस के मुकाबले ये दोस्ती वोस्ती क्या होता है। लिहाजा मैं गुस्से से भरा हुआ
मिर्जा साहब के घर गया। दरवाजा खटखटाया, कहने लगे, हाँ कौन? ओ तुम, अम्मा आओ अंदर आओ। हमने कहा, नहीं आएंगे, तुम बाहर आओ। मिर्जा थोड़ा घबराए। खैर मैं फिर अंदर चला ही गया। देखा कि बदन पर तेल मले एक कबूतर की चोंच मुंह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे, बैठो। हमने कहा बैठेंगे नहीं, लेकिन फिर हम बैठ गए। शायद भाप गए थे कि हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। बोले, क्यों भाई, सब खैरियत? कैसे आना हुआ? अब मेरे दिल में फिक्रे खोलने लगे थे। पहले इरादा किया कि एकदम ही सब बातें कह डालूंगा और चल दूंगा। फिर सोचा कि मजाक समझेगा, इसलिए ढंग से बात करता, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे करें। आखिर हमने कहीं और से बात करना शुरू की। हमने कहा, मिर्जा भाई कबूतर बड़े महंगे होते होंगे। सुनते मिर्जा साहब ने चीन से लेकर अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। इसके बाद दाने की महंगाई के बारे में बोलते रहे और फिर महंगाई पर तकरीर करने लगे। हम बीच बीच में उन्हें रोकने की कोशिश करते थे, पर हो नहीं पाता था। आखिर दांत काटी पुरानी दोस्ती थी। ये कह पाना कि अब से हम बात नहीं करेंगे कोई आसान बात थोड़ी थी। वो बोलते रहे, हम करते रहे और फिर यूं ही चले भी आए। नहीं कह पाए उनसे। और खुदा का करना क्या हुआ कि शाम को घर में बीवी से हमारी सुलह भी हो गई। हमने कहा चलो अच्छा है, मिर्जा के साथ बिगाड़ने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा हुआ कि मिर्जा से कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं कही। सब ठीक था, लेकिन दोस्तों पर इल्जाम तब भी लगते रहे। एक बार हुआ यूं कि शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जिनके घर पर नाश्ता जबरदस्ती सुबह के 7 बजे उन्हें करा दिया जाता है। अगर कभी 7 बजे के बाद 5 मिनट भी हो जाएं तो 10 ताने सुनने पड़ते हैं। फौरन कह दिया जाता है, ये देखिए अब सुबह हो रही है इनकी, रात रात दोस्तों के साथ अय्याशी की जाती है। ये सब उसी निखट्टू नसीम की वजह से हो रहा है। देर रात तक खंबे के नीचे खड़े पता नहीं क्या बातें करते रहते हो। अल्लाह मेरे शौहर की सोहबत ठीक कर दे बस। ये बात नसीम पर आ गई। अब एक दिन सुबह सुबह हम नहा रहे थे, सर्दी का मौसम था, हाथ पांव कांप रहे थे। साबुन सर पर मलते थे तो नाक में घुसता था। इतने में हमने खुदा जाने किस असर में गाना गाना शुरू कर दिया। मैं बाल्टी बजाते हुए गुनगुना रहा था, आवाज गुसलखाने से बाहर आ रही थी। हाँ, और नाचने लगो नहाते नहाते। सिवाय बदतमीजी के कुछ अच्छी बात ना सीखना, ये जरूर उस पंडित ने सिखाया होगा। लीजिए, हमारे दोस्त पंडित पर आ गई बात। मेरी बेगम ने यह तय कर लिया है कि मेरे अंदर जितनी भी बदकारियां हैं, बुराइयां हैं, जलालत हैं, बदतमीजियां हैं, कमीनगियां हैं, वो सब मेरे दोस्तों से आई, वरना मैं तो दुनिया का सबसे शरीफ आदमी हूं। और मजे की बात यह है कि हर दोस्त की बीवी अपने शौहर के बारे में यही सोचती है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सब दोस्तों से रिश्ता तोड़ लेने की कसम खा ली। 3-4 दिन पहले का जिक्र है। सुबह के वक्त रोशन आरा ने मुझे बताया कि वो आज मायके जाना चाहती है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। अरे गाल लाल हो गए, लेकिन मैंने खुशी छुपाई और बेवजह उबासी लेते हुए कहा, अब जाना चाहती है तो फिर जाओ, कर लेंगे मैनेज, क्या है। वैसे मुश्किल तो होगी, मगर अब क्या किया जा सकता है। आखिर घर है, तुम्हारा भी दिल करता होगा मायके के लोगों से मिलने का, तो जाओ फिर, अब क्या बताएं। बोली तो फिर मैं 1:30 बजे ही गाड़ी से चली जाऊं। मैंने फिर झूठी सुस्ती में कहा, 1:30 बजे? चलो 1:30 बजे सही। क्या 1:30 बजे, क्या 2:30 बजे, जब इरादा कर ही लिया तो फिर जाओ। वो झट से तैयारी में मशगूल हो गई और मेरे दिमाग में आजादी के ख्यालात ने चक्कर लगाने शुरू कर दिए। यानी अब बेशक सारे दोस्त आए, बेशक उधम मचाएं, ये सोफे पर पैर उल्टे करके लेटे हैं, ये नसीम फर्श पर लौट रहा है, उधर पंडित रसोई में चाय बना रहा है, इधर मिर्जा पत्ते मिला रहा है, चाय पीकर सोफे के नीचे ऐसे ही खिसका दो, सिगरेट कप में ही बची हुई चाय में बुझा दो और चप्पल पैर से उतारते हुए यूं उछाल के फेंको को कई दफा घूम कर गिरे। जब चाहे सो कर उठो, चाहे नहाओ या ना नहाओ, जब चाहे मन किया तो उठ के पिक्चर देखने चले गए। दुनिया अचानक बहुत खूबसूरत हो गई थी। मैंने चीख के कहा, रोशन आ रहा, जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। एक बार उसने गौर से मुझे देखा तो मैंने कहा, अरे भाई, अब वक्त पे पहुंचना चाहिए, पाबंदी बहुत जरूरी है, तैयारी करो, मैं सवारी लेके आता हूं। तो मैं चला गया साथ में स्टेशन तक। जब गाड़ी में सवार करा चुका तो बाहर निकलकर वापस उसकी खिड़की के पास आकर टेक लगा के खड़ा हो गया और हाथ पे हाथ रखकर आंखों में एक फर्जी उदासी भर के कहा, जाओ फिर,
जल्दी आना। वो बोली, खत जरूर लिखते रहिएगा। मैंने कहा, हर रोज लिखूंगा, तुम भी लिखना। खाना वक्त पे खा लिया कीजिएगा। और हाँ, वो धुली हुई जुराबें और रुमाल अलमारी के निचले खाने में पड़े हैं। इसके बाद हम दोनों खामोश हो गए और एक दूसरे के चेहरे को देखते रहे। उसकी आंखों में आंसू भरा है। तब मुझे कुछ शर्मिंदगी हुई, अंदर ही अंदर जैसे कोई मुझे फटकार रहा था। मैं खामोश हो गया। इस बार मेरी उदासी सच्ची थी। हॉर्न बजा, गाड़ी खिसकने लगी। मेरे चेहरे की उदासी इस बार सच्ची थी। मैं चलती हुई ट्रेन के साथ कुछ कदम साथ चला। उसकी आंखों में देखता हूं, वो मुझे, मैं उससे। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। गाड़ी चल रही है। दिल बेताब होने लगा। गाड़ी की रफ्तार बढ़ी और बढ़ी, बढ़ती गई। फिर मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा और गाड़ी चली गई। सुस्त कदमों से रेलवे स्टेशन से बाहर निकला और भारी कदमों से घर का इरादा किया। लेकिन जैसे ही घर की तरफ चला, अचानक अंदर से एक आवाज आई, घर क्यों जा रहे हो? अब तो कहीं भी जा सकते हो, और जब कहीं भी जा सकते हो तो घर क्यों जाना? अचानक एक कमीनी मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर आई। लगा कि अब तो जहां चाहूं वहां जाऊं, चाहूं तो घंटों स्टेशन ही पर टहलता रहूं। दिल में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। जी चाहता था प्लेटफॉर्म पे कलाबाजियां खाने लगूं। कहते हैं कि जब अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले जानवरों को किसी विकसित देश में भेजा जाता है, वहां के किसी जू में, तो वो वहां के मॉडर्न जू की शान और शौकत देखकर बहुत हैरान होते हैं। लेकिन जब कुछ सालों के बाद वो वापस अपने उन्हीं जंगलों में पहुंचते हैं, तो खुशी के मारे चीखें मारने लगते हैं। कुछ ऐसी ही कैफियत मेरे दिल की भी हो रही थी। अचानक चाल तेज हो गई। भागता हुआ स्टेशन से बाहर निकला। आजादी के लहजे में टैक्सी वाले को बुलाया और कूद कर उसमें सवार हो गया। सिगरेट भी सुलगा ली, टांगे सीट पर फैला दी और कश भरते हुए कहा, क्लब की तरफ चलो। रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकवाई, एक घर के सामने। बाहर से आवाज दी, अमजद। नौकर अमजद बाहर निकला। हुजूर, देखो हजाम को कह दो कि कल 11 बजे घर आ जाए। बहुत अच्छा, 11 बजे, सुन लिया ना? कहीं रोज की तरह सुबह सुबह ना आ जाए, लात मार के भगा दूंगा आज मैं। यहां से फिर क्लब पहुंचे। आज तक कभी दिन के 2 बजे मैं क्लब नहीं गया था, लेकिन उस दिन पहुंचा। अंदर दाखिल हुआ तो सुनसान, आदमी का नामो निशान तक नहीं। सब कमरे देख डाले। बिलियर्ड का कमरा खाली, शतरंज का कमरा खाली, ताश का कमरा खाली। सिर्फ खाने के कमरे में एक आदमी छुरियां तेज कर रहा था। उससे मैंने पूछा, क्यों बे, आज कोई नहीं आया? कहने लगा, हुजूर, इस वक्त कौन आता है, आप तो जानते ही हैं। कुछ मायूस हुआ मैं। बाहर निकल के सोचने लगा कि अब क्या करूं, और कुछ न सूझा तो वहां से मिर्जा साहब के घर पहुंचा। मालूम हुआ कि अभी दफ्तर से वापस नहीं आए, तो दफ्तर पहुंच गया। टाइम ही टाइम था अपने पास। वो मुझे अपने दफ्तर में देख के बड़ा हैरान हुए। मैंने सब हाल बयान किया। कहने लगे कि तुम बाहर के कमरे में ठहरो, थोड़ा सा काम रह गया, बस अभी निपटा के तुम्हारे साथ चलता हूँ। शाम का प्रोग्राम क्या है? मैंने कहा, प्रोग्राम क्या है, चलेंगे, घूमेंगे, जिंदगी जिएंगे यार, और क्या करेंगे? कुछ नहीं हुआ तो फिल्म देख डाली जाएगी, क्या ख्याल है? कहने लगे, बस बस बस, बहुत ठीक, तुम बाहर बैठो, मैं अभी आया। बाहर के कमरे में एक छोटी सी कुर्सी पड़ी थी उनके दफ्तर में। उस पर मैं बैठ के इंतजार करने लगा और जेब से अखबार निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। अब शुरू से आखिर तक सब अखबार पढ़ डाला और अभी 4 बजने में 1 घंटा बाकी था। फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। सब इश्तिहार पढ़ डाले और फिर से सब इश्तिहारों को दोबारा पढ़ डाला। आखिरकार अखबार फेंक कर बगैर किसी तकल्लुफ या लिहाज के जमाइयां लेने लगा मैं। फिर जमाइये पे जमाई, जमाई पे जमाई, जमाई, हत्ता कि जबड़ों में दर्द होने लगा। उसके बाद टांगे हिलाना शुरू किया, लेकिन इससे भी फिर थक गया। फिर मेज पे तबला बजाता रहा। बहुत तंग आ गया तो दरवाजा खोल के मिर्जा पे चिल्लाया, अबे यार चलते हो कि मुझे इंतजार में मार डालोगे? गधे कहीं के, पूरा दिन खराब कर दिया यार। खैर मिर्जा आए। चलो 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 निकलते हैं, जिंदगी जीते हैं, चलो। अब वहां से जो सवारी निकली तो सीधे मिर्जा के घर गए। कसम खुदा की कह रहे हैं, शाम बड़े मजे में कटी। खाना क्लब में खाया और वहां से दोस्तों के साथ थिएटर गए। रात के 2:30 बजे घर लौटे। तकिया पे सर रखा ही था कि नींद में बेहोश कर दिया। पूरी रात न जाने सपने में क्या क्या देखा। आदमी आजाद होता है तो सपने भी आजादी के आते हैं। सुबह आंख खुली तो कमरे में धूप लहरें मार रही थी। घड़ी को देखा तो 11:15 बज रहे थे। हाथ बढ़ाकर मेज पर से एक सिगरेट उठाई और सुलगाकर तश्तरी में रख दी और फिर ऊँघने लगा। 11 बजे नौकर कमरे में दाखिल हुआ, बोला, हुजूर हजाम आया है। हमने कहा, यहीं बुला लो, आज बाल यहीं कटेंगे, लेटे लेटे। ये ऐश मुद्दत के बाद नसीब हुई थी कि बिस्तर में लेटे लेटे हजामत बनवा रहे।
इत्मीनान से उठे और नहा धोकर बाहर जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन तबीयत में वो शगुफ्तगी नहीं थी जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे। यानी उतना भी मजा नहीं आ रहा था जितना हमने सोचा था। पता ही नहीं था कि पूरा दिन कहाँ गुजरेगा, कैसे गुजरेगा। चलते वक्त अलमारी से रुमाल निकालने के लिए अलमारी का पट खोला ही था कि सामने एक सुरमई रंग का रेशमी दुपट्टा नजर आया। रोशन आरा, मेरी बीवी का दुपट्टा। कुछ देर देखते रहे उसको, देर तक उस पर हाथ फेरता रहा। दिल भर आया। अब घर सूना सूना लगने लगा था। महसूस किया कि होठों के इर्द गिर्द कुछ कांप रहा है। अपने आप को संभाला, लेकिन आंसू का एक कतरा टपक ही पड़ा। आंसुओं का गिरना था कि बेताब हो गया और सचमुच रोने लगा। मुझे बीवी की याद आने लगी थी, बेइंतहा याद। एक नजर पूरे घर को देखा। एक ही दिन में क्या कबाड़खाना बना दिया था। कपड़े कुर्सी पर रखे हुए, बिस्तर की चादरों में सिलवटें, रसोई बिखरा हुआ। लेकिन ये सब तो मैं भी कर सकता था, कर ही देता। पर असल मामला याद का था। बीवी की याद आ रही थी। अल्लाह तौबा, दोस्तों से कहूंगा तो दोस्त जिंदगी भर हंसेंगे। मगर आ रही थी याद तो क्या करें। आखिर ना रहा गया, बाहर निकला और उसे फोन करने के लिए गया। फोन जिनके घर पे था उनसे ही कहलवा दिया कि हमारा मैसेज पहुंचा दिएगा कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाएं। उधर से आवाज आई, ठीक है वो तो हम कहलवा देंगे, लेकिन क्या बात है, सब खैरियत तो है? मैंने कहा हाँ ठीक है, वो बस याद आ रही थी। कुछ देर दूसरी तरफ खामोशी रही, फिर दबी दबी सी हंसी सुनाई दी। मेरे कान गर्म होने लगे, मैंने फोन रख दिया। पर अब दिल को इत्मीनान हुआ। यकीन था कि रोशन आरा, मेरी बीवी, अब जल्दी आ जाएगी। इससे कुछ सुकून हुआ और दिल पर से जैसे एक बोझ सा हट गया। दूसरे दिन दोपहर को मिर्जा के मकान पर ताश खेला जाना था। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मिर्जा के वालिद से कुछ लोग मिलने आए हैं, इसलिए यह हुआ कि मेरे घर पे खेल लिया जाए। सब यार दोस्त वहीं जमा हो गए। अब उसके बाद के वाकयात को कुछ मर्द अच्छी तरह समझ सकते हैं। शुरू में तो ताश हमेशा बाकायदा होता है, उस दिन भी होता रहा। जो खेल खेला गया बहुत माकूल तरीके से, संजीदगी के साथ, लेकिन 1-2 घंटे के बाद लबड़ तबड़ होने लगी। एक दूसरे के पत्तों में झांक रहे हैं, धक्के दे रहे हैं, हंसी कहे लग रहे हैं। 3 घंटे के बाद ये हालत थी कि कोई घुटना हिला हिला कर गा रहा है, कोई फर्श पर बाजू टेके हुए सीटी बजा रहा है, कोई चाय बना रहा है, कोई किसी से सिगरेट के लिए मिन्नतें कर रहा है, कोई किसी की बनियान खींच कर चढ़ा रहा है। पर हाँ, ताश बराबर हो रहा है। शर्तें लगने लगी और तय ये हुआ कि जो आखिरी में हारा वो बनेगा गुलाम और जीतने वाला होगा बादशाह। बादशाह गुलाम को सजा देगा और सबको मानना पड़ेगा। सबने हामी भर दी। हमने भी कहा कि चलो भाई यही सही। खेल शुरू हुआ और हम हार गए। जीतने वाले मिर्जा बन गए बादशाह, हम बन गए गुलाम। अब बादशाह सलामत बोले, हम हुक्म देते हैं कि चोर को कागज की एक नोकदार टोपी पहनाई जाए और उसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए और ये इसी हालत में जाकर अंदर से हुक्के की चिलम भर के लाए। सबने कहा वाह, क्या दिमाग पाया हुजूर ने, क्या सजा दी है, वाह। हम भी मजे में आए हुए थे। हमने कहा कि चलो क्या हुआ, आज हमारी बारी, कल किसी और की होगी। तो मजे मजे में हंसते हुए वो बेहुदा से टोपी पहनी, चेहरे पर स्याही मल ली और फिर चिलम उठाई और वापस बाहरी कमरे में आए जहां सब बैठे थे। कमरा कहकहों से गूंज रहा था। मैं सहन में पहुंचा ही था कि तभी बाहर का दरवाजा खुला और एक बुर्का पोश खातून अंदर दाखिल हुई। मुंह से बुर्का उल्टा तो रोशन आरा मेरी हालत देखकर हैरान थी। मैं भी कांप गया, दोस्त भी घबरा गए। जो जहां लेटा था बस आहिस्ता से उठकर सीधा सीधा बैठ गया। रोशन मुझे देख रही थी कि मैंने कहलवाया था कि बहुत उदास हूं और यहाँ मुंह पर स्याही मली है, सर पर कागज की टोपी लगाए, हाथ में चिलम उठाए खड़े। रूह जम गई थी और तमाम होश हवास ने जवाब दे दिया था। रोशन आरा कुछ देर तक चुपके खड़ी मुझे देखती रही, फिर कहने लगी, बस क्या बताऊं कि क्या कहने लगी। हल्का हल्का याद है कि मैं बेहोश होकर गिर गया था और उसकी आवाज मेरे कानों में हल्की हल्की गूंज रही थी। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो जहां भी आप हमें सुन रहे हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक या जियो सावन पर हमें रेटिंग्स जरूर दें।
ये रिक्वेस्ट इसलिए ताकि ये कंटेंट और लोगों तक पहुंचे। वक्त मिले तो radio@aajtak.com पर मेल भी कीजिए और बताइए कि ये शो आपको कैसा लगता है। इस कहानी का लिंक आप व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। शो का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। शो का साउंड डिजाइन किया है अमृत रेजी ने। शो का साउंड डिजाइन किया है सचिन द्विवेदी ने। शो का साउंड डिजाइन किया है नितिन रावत ने। अगले इतवार आपसे फिर मिलेंगे। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।